बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, बानी तहरीक इंसाफ पहले भी हर चीफ जस्टिस से कहते रहे हैं और इस बार भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि कौम आप ही की तरफ देख रही है। इन्हें कानून और इंसाफ के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ को 2 ख़त इसलिए भेजे कि जो भी जमहूरी रास्ते थे वो सब ही ख़त्म कर दिए गए हैं। पहले सेंसरशिप थी, अब पीका भी आ गया है। पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त मुनाफिकत की जमहूरियत है और तनकीद को गद्दारी बना दिया जाता है। मीडिया कंट्रोल्ड है, एहतजाज और जलसे भी नहीं करने दिए जा रहे हैं, जबकि इससे हुकूमत इख्तलाफ करती है और अपोजिशन को इंतशारी ग्रोह करार देती है। ये एक दूसरे को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराने का सिलसिला कब तक ऐसे ही चलता रहेगा और कब हकीकी मायने में इस मुल्क में जमहूरियत आएगी और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, ये जानने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में जिन मेहमान गिरामी को दावत दी है, इनमें हमारे पहले मेहमान गिरामी वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर कॉलम निगार हैं, तजियाकार हैं, एडिटर रोज़नामा एहसास नाज़र मुग़ल साहब, और हमारे दूसरे मेहमान गिरामी वीडियो लिंक पर ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कॉलम निगार हैं, तजियाकार हैं, चीफ एडिटर माहनामा बर्जस्ता इंटरनेशनल ग़ुलाम हैदर शेख साहब। हम दोनों मेहमानों गिरामी के मशकूर हैं कि प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम रोज़नामा एहसास नासिर मुग़ल साहब से ही करते हैं। नासिर मुग़ल साहब, ये क्या मुल्क में वाकई जो है वो जमहूरियत नहीं है, जो गैर जमहूरी कुव्वतों को ख़त लिखे जा रहे हैं? गैर जमहूरी कुव्वत को खत लिखना या उसको मुखातिब करना बजाते खुद गैर जमहूरी तर्ज अमल है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि जो ऐसा कर रहा है उसके यहाँ जमहूरियत नहीं है। असल में तो ये इस बात की निशानदेही करती है ना कि जो फरीक भी ऐसा कर रहा है किसी गैर मुतलका और बिलखुसूस जब जमहूरियत और सियासत से हट कर किसी फरीक से या किसी गिरोह से किसी शख्सियत से रब्ता करते हैं तो वो गैर जमहूरी तर्ज अमल होता है। तो जो भी ऐसा कर रहा है बानी PTI, उनको इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए। पहले भी वो उनकी पार्टी जो है वो बाहर के लोगों को, हुकूमतों को और अमरीकी कानून साजों को खत लिखते रहे हैं और उनको इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते रहे हैं और लॉबिंग करते रहे हैं। तो ये सारे काम गैर जमहूरी, और इस हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि गैर जमहूरी जो प्रैक्टिस है वो हो रही है। क्योंकि जब आप आर्मी चीफ को खत लिखते हैं और बार बार लिखते हैं तो यही है एराब करने का ये सबसे बड़ा जो है वो फिनोमेना है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको गुरेज करना चाहिए इस चीज से। गैर जमहूरी इक़दामात जो हैं वो नहीं होने चाहिए। ग़ुलाम हैदर शेख साहब, आर्मी चीफ को खत तो कभी चीफ जस्टिस को खत जो है लिखा जा रहा है, इससे कोई तब्दीली क्या आएगी या बस हमें जग हंसाई ही देखना पड़ेगी? बहुत शुक्रिया जी शाहिद साहब। देखें, बात यह है कि सियासत में कुछ असूल होते हैं और जो क़यादत सियासी असूलों को पे कारबंद नहीं रह सकती वो दूसरों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है और वो इस तरह की ये खतूत लिखने की हरकत से अपने कारकुनों को मुतमईन करती है और उनकी हमदर्दियां लेना चाहती है। जो जिन बातों को वो गैर जमहूरी कहते हैं वो खुद अपने गैर जमहूरी रवैये पे वो बिल्कुल नादिम नहीं होते। अब इनके बानी PTI के अपने दौर में मीडिया पे कितनी कदगन थी, सियासी जमातों पे कितनी पाबंदियां थी, तो किसी को बोला नहीं देना जा रहा था। आप अपने जो है वो अमाल को नहीं देख रहे और वो कभी प्रेशराइज कर रहे हैं खत लिख के अदलिया को, कभी वो अफवाज पाकिस्तान को। तो ये आते हैं, ये खामखाही इन इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमने तो इनको खत लिखे और इन्होंने कुछ नहीं किया, और ये अपने कारकुनों को तसल्ली दे रहे हैं इस बात की कि देखो हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं और हमें
जो है वो किसी तरफ से कोई सुनवाई नहीं मिल रही। हालांकि इनके अपने दौर में इस कदर सख्तियां थी सियासतदानों पे, मीडिया पे, इनके दौर में 400 से ज्यादा अखबार जो है वो बंद हुए, 6 से 7 टीवी चैनल बंद हुए, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो चैनल था वक्त न्यूज था वो बंद हुआ, हजारों सहाफी बेरोजगार हुए। उस वक्त इनको जमहूरियत नजर नहीं आई थी, उस वक्त उनको ये नहीं पता चला था कि ये सारे गैर जमहूरी रवैये हैं जो ये कर रहे हैं। अब ये जो जिन बातों को ये खतूत की नजर कर रहे हैं, इनका जो पहला खत था वो तो इतना मुबहिम था कि वो बिल्कुल कोरा कागज था। वो तो खत नहीं था, वो एक शोशा था जो कि राय आमा को हमवार किया जा रहा था कि खत लिखा जा रहा है, हालांकि उसके कंटेंट कोई भी सामने नहीं आए। अब ये जो दूसरा खत लिखा है, इस खत में जितने भी इन्होंने अपने एतराजात लिखे हैं वो सारे रोजमर्रा के बयानात थे, वो रोजमर्रा के बयानात हैं, कुछ इनके कायदीन के हैं, कुछ इनके अपने हैं। तो ये जो लिख रहे हैं ये सिर्फ अपनी सियासी साख को बरकरार रखने के लिए और अपने कारकुनों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए कर रहे हैं। इसमें जमहूरियत का तो कोई जिक्र ही नहीं है, इसमें जमहूरियत के ऊपर कतगल लगाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब यानी कि अगर ये चीफ जस्टिस को खत लिख रहे हैं तो ये मुतनाज़ा अदलिया को बना रहे हैं, अगर ये खत लिख रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तो ये उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपने एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। गुलाम हैदर शेख साहब, जो खत है वो सिर्फ बानी पीटीआई ही नहीं लिख रहे हैं, चीफ जस्टिस ने कहा है कि खत तो हमें जो है वो इस मौजूदा वजीर आज़म ने भी लिखा है और हम उनको फर्दन जवाब दे रहे हैं। खत लिखने के लिए अगर ये दोनों ही खत लिख रहे हैं या खत लिखे जा रहे हैं और उसमें जो कहा जा रहा है नासिर मुगल साहब, वो कोई गलत तो बातें तो नहीं कही गई हैं, रोजमर्रा की ही चाहे बातें हों, लेकिन जिस तरफ निशानदेही की गई है वो तो दुरुस्त है ना। नासिर मुगल साहब, आप क्या कहते हैं? खत को देखने भी जाए उसकी तहरीर को नहीं देखना चाहिए और गौर करना चाहिए? तहरीर तो जो भी हो, लेकिन जिसको आप मुखातिब कर रहे हैं, जिसके साथ रब्ता कर रहे हैं, उसकी ज्यादा अहमियत है ना। जमहूरियत की बात कर रहे हैं आप आर्मी चीफ के साथ, ये इसका कोई जोड़ नहीं बनता इन दोनों चीजों का। जमहूरियत आर्मी चीफ ने लेकर आनी है। एक ऐसी जमहूरियत है जिसका मुतालबा जो है आर्मी चीफ से किया जा रहा है कि आप जमहूरियत लेकर आए। जो काम खुद, मैं पहले कह चुका हूँ कि बजाते खुद ये एक गैर जमहूरी तर्ज अमल है, गैर जमहूरी प्रैक्टिस है, तो उसमें ऐसा भी उसमें कुछ नहीं है। जो उसका मतन है और जो बातें आप मुतलका फोरम पे उस पर, एक तरफ वो कहते हैं कि हम केसेस का सामना करेंगे, तो बस केसेस का सामना करें, फिर केसेस का सामना करें, जो भी है, जो केस है सामना करें। उसका खत लिखने की प्रैक्टिस क्या है? ये तो बस एक वक्त गुजारी का कोई लगता है तरीका कि चलें एक खत लिखा, खत लिखा। साहब, नासिर मुगल साहब कहते हैं कि खत लिखे हैं, लेकिन इस खत को जो है मुतलका फोरम पर होना चाहिए। मुतलका फोरम जो है वो पार्लिमान है। ये जो पार्लिमान में बैठे लोग हैं, ये पार्लिमान को जाली कहते हैं अपनी, लेकिन इस पार्लिमान से ही मिलकर अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं। अगर ये सिर्फ अपने ही मुफादात को पार्लिमान में बैठ के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देते रहेंगे और अपने ही जो है मुफादात को मद्देनज़र रखते रहेंगे और अवाम को तरजीहात में शामिल नहीं करेंगे, तो फिर ये कैसी जमहूरियत और ये कैसी जो है वो पार्लिमान कि जो अवाम के लिए कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ अपने लिए ही सब कुछ कर रही है। अवाम के लिए तो खजाना खाली है, लेकिन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए खजाने में सब कुछ मौजूद है। अब देखें, आपके सवाल के दो पोर्शन हो गए हैं जी। एक तो ये है कि जो असल जो जगह है जमहूरियत की, जहाँ खत लिखा जाए वो है पार्लियामान, ठीक है।
और दूसरी आपने बात तनख्वाहों की कर दी कि ये मिलजुल के खा रहे हैं। जी अब देखें, ये बात तो ये सही है कि पार्लियामान है, ठीक है, अब उसी पार्लियामान में बैठते हैं, वहीं से खाते हैं और उसी को बुरा कहते हैं। ये इनका तजाद देखते हैं जी, और खत लिखते हैं गैर जमहूरी इदारों को, जैसा कि मुगल साहब ने फरमाया। तो इससे इनके तजाद का पता चलता है कि ये अवाम को किस तरह बेवकूफ बना रहे हैं। अब ये कोई जमहूरी तरीका नहीं है खत वत लिखने का। ये तो एक सियासत में यानी कि आप ये कह लें कि अपने जो इनके जो कारकुन हैं उनको तसल्ली देने वाली बात है कि देखो हम ये कर रहे हैं, और वो इनके झांसे में आ रहे हैं कि देखो जी उन्होंने ये खत लिख के ये कह दिया है, ये कह दिया है जी। हालांकि खत लिखने से किसी भी जगह पे, किसी भी दुनिया में, किसी की भी फॉर्म के ऊपर कोई ऐसा कोई रद्द अमल नहीं होता। हाँ, खतूत जो है वो एक रिकॉर्ड जरूर बन जाते हैं कि जी फलां ने खत लिखा। अब इनका जो खत, जो पहला खत था, उसका तो कोई ना उन्वान था, ना ही उसका कोई कंटेंट जो है वो सामने आए। और देखें, जब खतूत लिखे जाते हैं तो खतूत के ऊपर एड्रेस लाजमी होता है, पोस्ट ऑफिस का नाम होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन इनके पहले खतूत में तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी। फिर इनको मजबूरन दूसरा खुला खत लिखना पड़ा। अब वो लेकिन गुलाम अहमद शेख साहब, बात खत से चलकर बकौल मुगल साहब पार्लियामान तक पहुंच गई है, और पार्लियामान में जो है वो मिलजुल कर जो किया जा रहा है उस पर भी जरा गौर फरमाइए। बात तो करने देना, आपने बात की है, सवाल किया, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि अब ये पार्लियामेंट को तो ये कहते हैं ये जाली पार्लियामेंट है। जी हाँ, जब जाली पार्लियामेंट है तो वहां से फिर आप अपने जो है मुफादात क्यों हासिल किए जा रहे हैं, वहां से तनख्वाहें क्यों ले रहे हो। और फिर दूसरी बात यह है कि बानी पीटीआई ने वाज़े तौर पे उनसे कहा था कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को चलने नहीं देना, और ये उसी रविश पे कारबान है। जब भी पार्लियामेंट का कोई इजलास होता है वहां ये हंगामा खड़ा कर देते हैं, उस कार्रवाई को चलने नहीं देते, और तनख्वाहें भी ले रहे हैं। तो फिर इनके खतूत और इनकी सियासत का आप खुद ही देख लें कि ये किस कदर ये मुल्क से, पार्लियामेंट से और अवाम से जो है ये वफादार हैं। अच्छा नासिर मुगल साहब, बात यह है कि अगर अपोजिशन बज़ाहिर गुलाम अहमद शेख साहब वफादार नहीं है तो हुकूमत कहाँ की वफादार है? हुकूमत भी तो सवाए अपने मफादात के किसी जानब नहीं देख रही है। वो अपना इक़्तिदार को बचा रही है और अवाम को अपनी तरजीहात से निकाल रही है, अपनी तनख्वाहें बढ़ा रही है, और अवाम के सर पर महंगाई जो है वो थोपे जा रही है। आप क्या कहते हैं कि सिर्फ तनख्वाहें बढ़ाने के लिए खजाना भरा हुआ है, अवाम को रिलीफ देने के लिए खजाना खाली है? जी नासिर मुगल साहब। नासिर मुगल साहब को लगता है आवाज नहीं जा रही। अपना चीफ एडिटर बजिस्ता इंटरनेशनल जनाब गुलाम अहमद शेख साहब, वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुल्क को, कौम को गड़े से बचा लिया गया है। इसमें आप क्या सवाल दोहराएं अपना, आवाज नहीं आई सवाल। इसमें आप क्या समझते हैं कि कितनी हकीकत है? अगर ये इनको वाकई इसमें कोई हकीकत है तो फिर अवाम इधर उधर क्यों देख रहे हैं? देखें जी, अगर गैर जानिबदारी से काम लिया जाए तो आलमी इदारों के जो मुआशी इशारे हैं वो भी यही बताते हैं कि पाकिस्तान मुश्किलात से, मुआशी तौर पे मुश्किलात से बाहर आ गया है। और जो एक ढंडोरा पीटा गया था पीटीआई की हुकूमत में कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, मुल्क दिवालिया हो रहा है, और वाकया ही मुल्क दिवालिया हो जाता अगर ये कुछ अरसा और रहते। और नवाज शरीफ साहब की जो इशारा जो है वो मुस्बत इशारा इसलिए कहा जा सकता है कि वाकई ही
अब पाकिस्तान के वो हालात नहीं रहे जो कि पीटीआई के दौर में थे। और इस बात को आलमी माशी इदारे जो हैं, आलमी मालियाती इदारे जो हैं, वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। जब वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं तो हमें तनकीद का कोई हक नहीं है। और ये चीजें ग्राउंड रियलिटी भी यही बता रही है। अब बात आ रही है कि जी अवाम के लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा, तो अवाम के लिए इतना कुछ तो हुआ है कि जो IPPs हैं उनके कुछ मुआहदे इन्होंने जो है वो कैंसिल किए हैं, और कुछ से इनकी जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं, और उनमें 5 या 6 IPPs ऐसी हैं जिनको इन्होंने बाउंड कर दिया है कि उनको ज्यादा मुनाफा नहीं दिया जाएगा। तो उसका असर ये हो रहा है कि ये बिजली भी सस्ती करने के इशारे आ रहे हैं, और माशी सूरत हाल भी बेहतरी की तरफ ही जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप अगर कहें कि ये चीजें जो हैं इनका जो नतीजा है एकदम सामने आ जाए, तो जो मुल्की मामलात होते हैं उनके नताइज जो है एक अरसा लगता है। एक हुकूमत के इक़दामात जो हैं उठाए हुए दूसरी हुकूमत के दौर में सामने आते हैं। नासिर मुगल साहब, क्या एक तरफ तो महंगाई का जो है वो जोर है, दूसरी तरफ बेरोजगारी जो है वो हर एक घर में पाई जाती है, अवाम जो है वो परेशान है, लेकिन पार्लियामान में पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, उनके लिए खजाना भरा है और अवाम के लिए रिलीफ देने के लिए खजाना खाली है। इसकी क्या वजह है नासिर मुगल साहब? देखें, माशी बेहतरी तो आई है, महंगाई में भी कमी हुई है, जो जैसे दादोशुमार हैं उस तरह नहीं, लेकिन कमी ज़रूर हुई है, कीमतों में इस्तेहकाम आया है। लेकिन असल जो सबसे बड़ा इशू है वो महंगी बिजली का है, और उस पर हुकूमत को फौरी तौर पर वो डिलीवर करना चाहिए, वरना ये बात सही है कि अपने लिए मुराद और मफादात हासिल कर लिए जाएं और आवाम को रिलीफ ना मिले, या कारोबार को रिलीफ ना मिले, या सनतों को रिलीफ ना मिले। बिजली सस्ती किए बगैर कोई भी जो है वो रिलीफ देने का दावा जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकता। सूरत हाल बेहतर जरूर हुई है, मईशत में इस्तेहकाम आया है, लेकिन उसका असर जो है वो खत्म हो जाता है जब वो महंगे बिल बिजली के और गैस के, जब तक ये नहीं होगा तो तब तक आवाम को रिलीफ देने का दावा बिल्कुल गलत होगा, और फिर यही कहा जाएगा कि जी अपने लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, उनके पास है, और आवाम के लिए कुछ नहीं है। अमूमी तौर पर कीमतों में इस्तेहकाम आया है, यानी महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, लेकिन जो असल दबाव आ रहा है गरीब के ऊपर और आम आदमी पर, वो तो यूटिलिटी बिल्स का है, महंगी गैस और महंगी बिजली, और इस पर हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए। जा रहे हैं उस तरफ तो अच्छी बात है, लेकिन कब तक जाते रहेंगे और ये सफर कब तक जारी रहेगा ये भी किसी को पता नहीं है। ये डिलीवर होगा, बिजली सस्ती होगी, गैस की कीमत कम होगी, तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ डिलीवर किया है या आवाम को कुछ रिलीफ दिया है। बाकी तो अभी तक तो आपकी बात मैं इत्तफाक करता हूं कि अपने लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, और आवाम के लिए अभी तक जो है वो गुलाम हैदर शेख साहब, किसी गरीब की तनख्वाह नहीं बढ़ी, पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें बार बार बढ़ रही हैं। और जहां तक आपने कहा बिजली की, तो बिजली की कीमतें बढ़ाने की जो समरियां हैं वो बनना शुरू हो गई हैं, गर्मियां आ रही हैं, और आप देखिएगा कि लोड शेडिंग के अजाब के साथ भी आम आवाम को गुजरना पड़ेगा। आप क्या समझते नहीं है, जो आवाम भी समझती है कि हम एक ऐसे भंवर में फंस चुके हैं कि जहां से निकालने वाला उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। सारे जुबानी कलामी दावे और वादे कर रहे हैं, ना ये वादे दावे पहले पूरे हुए, ना इस हुकूमत में पूरे होते दिखाई देते हैं। आपको किस ऐनक से ये दावे और वादे पूरे होते दिखाई दे रहे हैं? देखें जी, एक उम्मीद ही है, और उम्मीद जो है वो छोड़नी नहीं चाहिए। जहां तक बात है बिजली की, तो बिजली के तो अभी भी बिल इतने आ रहे हैं कि लोग अपने
घरों की चीजें बेच के, बहू बेटियों के जेवरात बेच के बिल अदा कर रहे हैं। ये एक बहुत ही कठिन मरहला है कि बिजली के बिलों की अदायगी के लिए लोग जो हैं वो फाके भी काटने पर मजबूर हैं। और इसके लिए जिन आईपीपीज को नवाजा गया था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो हाथ खींचा जा रहा है और कुछ बेहतरी के आसार भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जो गैस का बम जो फेंका जा रहा है वो ऐसा है, गैस हमेशा सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल होती है। अब सर्दियों में जो आपके बिल आएंगे उनको इन्होंने क्या किया है कि गर्मियों के बिलों के साथ नथी कर दिया है कि जो सर्दियों के बिल थे वो ही गर्मियों में भी आया करेंगे वैसे ही। ये ज्यादती होगी। ठीक फैसला है, ये बहुत ही तशवीशनाक है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मीटर की रीडिंग हो उसी हिसाब से आना चाहिए। और जब हम बिजली के बिलों में टैक्स देते हैं वो ही टैक्स हमसे गैस के बिलों में भी लिया जाता है, डबल, यानी कि ये डबल होगी। तो या तो गैस के बिलों में ले लिया जाए वो टैक्स, या बिजली के बिलों में, दो जगह के ऊपर ये टैक्स ना लिए जाए, अवाम के ऊपर ये बोझ ना डाला जाए। तो अगर इस असूल को अपना लिया जाएगा तो फिर अवाम को रिलीफ मिल सकता है। नासिर मुगल साहब, जब आवाम जो है वो रिलीफ की बात करती है या इस हुकूमत पर तनकीद करती है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है और उसको दीवार से लगाया जाता है। इसका जो सबूत है वो पीका एक्ट में हमें और आपको साफियों को बिलखुसूस नज़र आता है। आप क्या समझते हैं कि पीका एक्ट में अब तरमीम की बातें हो रही हैं, जब प्रेशर पड़ा है, जब साफियों की तंजीमों ने जो है वो एहतजाज किया है, साथ अब वकला भी निकल रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि पीका एक्ट में जो तरमीम है वो वाकई हो पाएगी या ये जुबानी कलामी बातें हो रही हैं हमेशा की तरह? जी नासिर मुगल साहब। नासिर साहब, आपको आवाज नहीं आ रही? जी नासिर साहब को आवाज नहीं आ रही। गुलाम हैदर शेख साहब, इनकी आवाज में मेरे ख्याल, जी फरमाइए, कुछ कह रहे हैं आप? पीका एक्ट देखें, सबसे पहले जो बुनियादी बात है, ये कानून ओरिजिनेट हुआ था तहरीक इंसाफ के दौर में। ठीक है, अगर किसी को याद हो तो हर दौर में ये कानूनी मुसब्बदा ये इस नाम से पीका एक्ट, ये तहरीक इंसाफ के दौर में ये कानून साजी हुई थी। ये रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए ये बात सामने होनी चाहिए, सबके जहन में होनी चाहिए। अभी जो कानून साजी हुई है वो है ही तरमीमी बिल पास हुआ है, और मजीद तरमीम जो मीडिया के जो ज़राए इब्लाग की तरफ से जो एतराज़ात हैं और वो मुशावरत का मुतालबा है वो बिल्कुल सही है। तो हुकूमत में बैठे हुए लोग भी उसको तस्लीम कर रहे हैं कि ठीक है, मुशावरत होनी चाहिए, नहीं की तो हम उस पर तैयार हैं। तो हुकूमत को इसमें जो है वो करना चाहिए, मीडिया के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उनके एतराज़ात हैं उनको सुने और उसके मुताबिक। लेकिन ये जो कानून साजी है ये ऑलरेडी तरमीमी है, अमेंडेड है, क्योंकि ओरिजिनेट तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ था ये बिल, ये कानून साजी। तो इन्होंने तरमीमी के मजीद तरमीम भी हो सकती है और करनी चाहिए हुकूमत को, बिल्कुल ये दुरुस्त मुतालबा है। और हुकूमत के अंदर से भी आपने बात सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, जल्दबाजी भी हुई है और हम मुशावरत करेंगे और होनी भी चाहिए। तो ये जरूरी है। जी आप शाहिद साहब, मैं जरा ये एक रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं। जैसे कि नासिर मुगल साहब ने कहा कि ये पीटीआई दौर में हुआ था, नहीं, ये 2016 में नून लीग ने पीका एक्ट जो है ना ये बनाया था, और ये वजारत खारजा और साइबर क्राइम की कमेटी ने ये बना के ये दिया था उनको। उस वक्त उन्होंने 3 साल की कैद रखी थी इसमें, गलत अफवाहें फैलाने, इल्जाम लगाने और झूठी खबरों के ऊपर। फिर पीटीआई की हुकूमत में सदर आरिफ अलवी ने ये तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है ना वो जारी किया था, जिसमें 3 साल के बजाय 5 साल की सजा मुकर्रर की थी।
अब आकर इन्होंने उसी सजा को 5 साल की सजा को फिर 3 साल कर दिया है या 20 लाख रुपए जुर्माना। ये है हकीकत, ये है इसका ट्रैक रिकॉर्ड। अच्छा, अब बात ये है कि पीका कानून जो है वो वाकई ही जल्दबाजी में जरूर बना है। इनके अब ये जो तरमीम हुई है इनके दौर में, ये अब मौजूदा हुकूमत की दौर में, और उसके ऊपर हुकूमती सतह पर भी इस बात को तस्लीम किया गया है कि जल्दबाजी में हुआ है और इसमें जो है मुशावरत होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वजीर कानून ने जो बात कही कि जी इस पर जो मुशावरत हो रही थी वो 3.5 साल से हो रही थी, लेकिन हमारे एक बड़े सीनियर सहाफी हैं नादिर गुरमानी, उसने कहा कि 3.5 साल नहीं 2 साल से मुशावरत हो रही थी। और मुशावरत होने के बाद ये जब रिपोर्ट हुआ है तो इसको जब तमाम तंजीमों ने देखा है, सहाफती तंजीमों ने, तो वो खामोश होकर बैठी रही हैं, उन्होंने किसी किस्म का कोई एतराज नहीं किया। लेकिन जब ये कौमी असम्बली से ये कानून पास हो गया है तो उसके बाद ये सहाफती तंजीमों ने एहतजाज शुरू किया है। तो उस वक्त तक ये खामोश बैठी रही हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद सेनेट से भी जब पास हुआ, और सेनेट से जो पास हुआ है वो पीटीआई की चेयरमैनशिप के तहत हुआ है, वो भी पास हुआ है, यानी कि पीटीआई भी इसमें शामिल है पास करवाने में। तो अब ये एहतजाज अपोजिशन और ये क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ वो जो ब्लॉगर हैं जिनको के डॉलर मिल रहे हैं, ये वो ब्लॉगर अपने ब्लॉगों को चलाने के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं, वरना इसमें वही चीजें हैं जो कि पीटीआई दौर में भी थी और 2016 के एक्ट में भी थी, उनमें जो दिफात थी। हुआ सिर्फ ये है कि पहले इदारों के नाम थे कि ये इदारे जो हैं एक्शन ले सकते हैं। अब उसको ये कर दिया गया कि उन इदारों का नाम हटाकर एक जो अथॉरिटी बनाई गई है, तो अथॉरिटी का जो चेयरमैन होगा ये उसकी स्वाबदीद है कि वो कौन कौन सी अथॉरिटी से मदद ले सकता है, आईएसआई से, आईएमएफआई से, या दूसरी जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी इदारे हैं उनसे ले सकता है। तो बात तो वही है, लेकिन एक घुमा फिरा के ये बात कर दी है। लेकिन मैं आपको मैं शौक से ये बात कह सकता हूं कि ये सिर्फ जो कुछ उछाला जा रहा है, ये जो टीवी ब्लॉगर हैं ये उनकी तरफ से है, और जो वाकई अगर कोई इसमें तरमीम होनी चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए, तो वो भी हो जाए। अच्छा नासिर मुगल साहब, आईनी तरमीम आनी मैं इस बात को मैं जरा थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि कुछ चीजें ऐसे वाकई जेन्युइन इस कानून साजी में हैं जिन पर एतराज बनता है। मिसाल के तौर पर असेंबली में कोई बात होती है और वो रिपोर्ट हो जाती है, क्योंकि लाइव वो चल रहा होता है, और बाद में उसको स्पीकर एक्सपंज कर देता है, तो वो भी काबिल सजा है। ये इस तरह की जो चीजें हैं वो ऐसी हैं जिन पर बिल्कुल सही है। ये कहा है उसमें, उन्होंने ये कहा है कि वो जो गजब हुई कार्रवाई होगी वो नशर नहीं हो सकती, उसको ब्लॉक किया जाएगा, ये कहा है। जरा गौर से उसको पढ़ ले। आईनी नासिर मुगल साहब, चीजें लाइव जारी होती हैं वो टिकट्स की सूरत में, तो उस पे एतराज है मीडिया हाउसेस को और मीडिया की तंजीमों को। चले, जिस पर एतराज है वो दूर होना चाहिए और अवाम की आवाज को दबाने की हर कोशिश जो है उसे नाकाम बनाना चाहिए। जो सच्चाई है वो अवाम तक पहुंचनी चाहिए, और जो फेक है या गलत न्यूज़ है उसकी रोकथाम के लिए हर जो है वो कानून से। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये वक्त जो है ये कानून साजी के साथ साथ अवाम को अपनी तरजीहात में शामिल करने का है। अवाम जो है उसको इस वक्त ना कानून साजी से कोई दिलचस्पी है, ना ही पीका एक्ट से कोई दिलचस्पी है। अवाम को अपनी रोटी रोजगार से दिलचस्पी है, अपने रिलीफ से दिलचस्पी है, जो अवाम को नहीं दिया जा रहा। अवाम की तनख्वाहों को नहीं बढ़ाया जा रहा, अवाम की जो है उसकी आमदन में इजाफा नहीं किया जा रहा, उसकी बेरोजगारी का खात्मा नहीं किया जा रहा, और अवाम कश्तियों में जा के जो है वो समुंदर बीच जो है वो मर रही है। आज एक और कश्ती डूब गई है, और हुकूमत जो है वो खत रोकने पे और अपोजिशन खत लिखने पे जो है
वो लगी हुई है। आप क्या समझते हैं कि आवाम का भी कोई पुरसान हाल है, या आवाम जो है वो यूं ही बीच समुंदर मरती रहेगी और हुक्मरान और अपोजिशन मिल बैठ के तरमीमें भी करते रहेंगे और एक्सटेंशनें भी जो हैं वो आगे देते रहेंगे? जी मुगल साहब। देखिए, सारी चीजों की अपनी अहमियत होती है। ऐसा नहीं है कि आवाम को तरजीह अगर नहीं दे रही हुकूमत, या तो उसका मतलब है कानून साजी भी ना करे और दूसरे काम, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं और आवाम को तरजीह तो जाहिर है कि पहली तरजीह रहनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कानून साजी छोड़ दी जाए, या बाकी जो कारोबार सल्तनत है, अमूर हुकूमत हैं, वो सारे चलने हैं। इन चीजों का उस तरह कोई लिंक तो नहीं है ना आपस में। अब हम ये कह सकते हैं कि आवाम के, हम पहले भी हम बात कर चुके हैं, हम दोनों लोग और आप भी, कि आवाम को रिलीफ तो देना है ना। आवाम को रिलीफ दें, हुकूमत देगी, बिजली में सस्ती करे, गैस सस्ती करे, गैस की कीमतें कम करे, तो तब इस बात को माना जाएगा कि रिलीफ मिल रहा है। दूसरी सूरत में ये कोई दावा हुकूमत का काबिल कबूल नहीं हो सकता कि हमने रिलीफ दिया है। एक साल से कम अरसे में, अभी हुकूमत को एक साल नहीं हुआ, इलेक्शन को एक साल हुआ है, एक साल से कम अरसे में मईशत को बेहतर जरूर बनाया गया है, स्टेबिलिटी आई है, ये मानने वाली बात है। लेकिन अवाम तक उसके समरात उस तरह तभी पहुंचेंगे जब आप बिजली सस्ती करेंगे, क्योंकि बिजली और गैस में जितनी महंगी है तो अवाम तक रिलीफ नहीं पहुंच रहा, सीधी बात है। कारोबार भी उसमें सिर्फ बिजली और गैस का मसला नहीं है, रोजमर्रा जो खाने पीने की अशिया हैं उसका भी मसला है। एक चीज जो मंडी में आ रही है 25 रुपए की, वो आवाम तक पहुंचते पहुंचते आम खरीदार तक 100 रुपए की हो जाती है, 90 रुपए की हो जाती है, बल्कि उससे भी महंगी हो जाती है। ये गुड गवर्नेंस का मसला है। और ब्यूरोक्रेट जो हैं वो अपने दफ्तरों में बैठे, क्योंकि उनके घर सब्जियां, फल, घी, शक्कर सारा पहुंच जाता है, असली किस्म का दूध, शूद, दही, शही, हर चीज, और गरीब को जो है ये दस्तयाब नहीं है। और अगर दस्तयाब है तो उसकी जेब में पैसे नहीं है, क्योंकि सारी जो तनख्वाहें हैं वो तो पार्लियामेंटेरियन अपनी बढ़ा रहे हैं। तो आप क्या समझते नहीं है कि गुड गवर्नेंस भी सबसे अहम है और जरूरी है? बजाय अदारे बनाने के उन अदारों को फाल किया जाए, उन ब्यूरोक्रेटों को जो है वो मैदान में लाया जाए। क्या वजीर आला या वजीर आजम को ये बातें नजर नहीं आती कि अपने गुड गवर्नेंस को बेहतर बनाना है? देखें जी, जहां तक बात है ना अवाम की जेब खाली और इनकी जेबें भरी हुई हैं, भाई जब यूटिलिटीज के बिल इतने आएंगे तो जेबें तो खाली होंगी। असल जो महंगाई की असल जो परेशानी अवाम की है वो यूटिलिटीज बिल है, गैस बिजली के जो बिल हैं वो ये हैं। दूसरी बात जो आपने सब्जियों की और रोजमर्रा अशिया की गिराने की बात की है, ये वाकई ही ये जो है प्राइस कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से ये है। पहले ये था कि प्राइस कंट्रोल होता था, कमिश्नर जो है, डिप्टी कमिश्नर जो है, वो बाजारों के चक्कर लगाते थे, म्यूनसिपलिटियों के चक्कर लगाते थे और प्राइस कंट्रोल करते थे, वो रोजमर्रा की कीमतों पे नजर रखते थे। आजकल वो चीज नहीं है। आजकल जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं ये हुकूमत की खुशनुदी में लगे हुए हैं। जो इनको जो टास्क मिलती है वो उसको पूरा करके और ये हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। ये नहीं देखते कि भी गरीब आवाम जो है वो किस तरह महंगाई की चक्की में पिस रही है, इसको हम कैसे इसको करें। तो सबसे पहले तो ये है कि प्राइस कंट्रोल किया जाए। इसके लिए चाहे कोई कमेटियां बनाई जाएं या खुद जो है ये कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो है ये मैदान में आए। दूसरी बात जो है वो यूटिलिटीज के बिल जो है ना वो फौरन जितनी जल्दी हो सके इनको कम किया जाए, ताकि अवाम पे जो बोझ है महंगाई का वो उसको काबू में लाया जा सके। ये दो चीजें हैं, अगर इन पे कंट्रोल कर लिया तो फिर आपकी महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी, अवाम भी खुश हो जाएगी और सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा। फिर चाहे ये अपनी तनख्वाहें बढ़ाएं, जो मर्जी करें, लेकिन इन दो चीजों के ऊपर तवज्जो लाजमी है। जी नासिर मुगल साहब, आप समझते हैं कि
अवाम बगैर महंगाई के या रिलीफ के इस हुकूमत को दोबारा बर्दाश्त करेगी या इन्हें वोट के दे के दोबारा लाएगी, या इस हुकूमत को फिर 44, 45 और 47 का ही सहारा लेना पड़ेगा? हुकूमतें तो जैसे आती हैं वो तो सबको पता ही है। अब आपके वोट से कभी हुकूमत नहीं आई, और जैसे होगा जब उनकी एक सवाल ये भी किया जाता है जैसे कि जी तहरीक इंसाफ या इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे या हुकूमत में आएंगे, तो जब उनका मूड होगा तो फिर वो ले आएंगे उनको भी, और जिसको लाना होगा। ठीक है। हाँ। देखें जी, अवाम जो है, कब तक आप अवाम को अपनी तरजीहात से बाहर निकालेंगे? कब तक अवाम के फैसले को नहीं मानेंगे? कब तक वोट का जो सही हक है वो उसको नहीं देंगे? और उसकी मन मर्जी के हुक्मरान कब तक नहीं लाएंगे? आज नहीं तो कल आपको लाना ही पड़ेगा। और अवाम को जो है, कोई भी हुकूमत आए, कोई भी उसका मुंतखब नुमाइंदा आए, उसे अवाम को रिलीफ देना होगा और अपनी तरजीहात में शामिल करना होगा। वरना डरिए उस वक्त से कि जब ये जो अवाम है उसका हाथ आपके गिरोबानों तक न पहुंच जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।